दोस्तों एक बात बताओ, स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे डूबता है? गलत स्टॉक, गलत एंट्री या गलत टाइमिंग? सच बताओ, इनमें से कोई भी सबसे बड़ा रीजन नहीं है। आपका ऑर्डर कहीं अटक जाता है तो आप बोलते हो क्या ग्लिच था। आप किसी इन्फ्लुएंसर पे विश्वास करके ट्रेड करते हो, फिर बोलते हो मार्केट गलत था। और आपको लगता है कि स्टॉक चल रहा है, आप एंट्री लेते हो और बाद में पता चलता है कि आपका एंट्री किसी और का प्लान्ड एग्जिट था। पर कभी दिमाग लगा के ये सोचने की कोशिश की है कि क्या हर बार गलती मार्केट की होती है या कहीं सिस्टम स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा चल रहा है जो आपकी समझ के बाहर है? स्टॉक मार्केट कमर्शियल एपिसोड में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज हम 5 रियल केसेस देखेंगे, सेबी ऑर्डर, स्कैम, सिस्टम फेलियर्स। यहाँ आपको देखेंगे कि कैसे कुछ स्टॉक्स चलते नहीं चलाए जाते हैं, कैसे फ्री एडवाइस एक्चुअली सबसे महंगी पड़ती है, पता बाद में लगता है, कैसे ग्लिच एक दिन में नहीं धीरे धीरे बनता है, और कैसे एक सिंपल 10 रुपये की पेमेंट 3 लाख रुपए के लॉस बदल जाती है। अगर आप मार्केट में हो, ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टिंग करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, आपके जानने वालों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ पैसे बनाने की नहीं, पैसे बचाने की भी होती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों इमेजिन करो, आप ट्रेड ले रहे हो, एक्सिट करना चाह रहे हो, स्क्रीन पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिख रहा है। आज का एक्सिट सेटअप के हिसाब से, साइकोलॉजी के हिसाब से है, लेकिन ये क्या, सेल दबाया, दबा नहीं, उधर मार्केट ऑपोजिट दिशा में जाना शुरू कर देती है। आप लैपटॉप खोलते हैं, मोबाइल ऐप से नहीं तो वेब ऐप से प्रॉफिट बुक करके लूँगा। जब तक लॉगिन किया प्रॉफिट 5% डाउन हो चुका है। फाइनली वेब एप्लीकेशन खुलती है, ट्रेड ओपन किया, सेल दबाया, नहीं चला। अरे ये क्या, ये भी नहीं चल रहा, और आपका पोजीशन प्रॉफिट से निकलकर ब्रेक इवन को काटता हुआ एसएल की तरफ टकरा गया। पोजीशन ऑटो एक्सिट। गुस्सा तो आएगा, ब्रोकर के नाम के साथ कुछ ऐसे शब्द भी जोड़ेंगे आप जो शायद मैं यहाँ कोई भी नहीं बोल सकता, लेकिन इवेंचुअली सोचेंगे कि ये ब्रोकर ने फंसा दिया। सच बताओ, आपको लगता है कि ग्लिच उस एक दिन में हुआ, ये दिक्कत अभी अभी हुई है, या फिर ग्लिच एक्चुअली एक धीमा जहर है जो कि काटता ट्रेडर को है? चलो एक रियल केस देखते हैं। आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स का नाम सुना होगा। स्टॉक ब्रोकर है, सेबी का लाइसेंस है। जनवरी 2025 में सेबी ने इनकी इंस्पेक्शन की। इनके अप्रैल 2023 से अगस्त 2024 तक के कागज निकाले, रिकॉर्ड चेक किए, और सेबी ने क्या लिखा? साइबर सिक्योरिटी बहुत वीक है, सिस्टम कैपेसिटी अलर्ट्स डिलेड है, मतलब सिस्टम पे लोड बढ़ रहा है, लेकिन अलर्ट तब आता है जब सिस्टम ऑलमोस्ट टूटने वाला होता है। डिजास्टर रिकवरी अनक्लियर है, सिस्टम क्रैश होने के बाद का प्लान क्लियर ही नहीं है, कब बैकअप पे स्विच होगा, कितनी देर लगेगी, और आपका ट्रेड सेफ रहेगा या नहीं, ये सब अनसर्टेन रखा हुआ है। साइबर इंसिडेंट रिपोर्टिंग भी लेट, मतलब अगर हैकिंग या सिक्योरिटी इशू आएगा तो इनको भी बहुत समय के बाद पता लगेगा। अब एक लाइन पे ध्यान दो, सिस्टम ओवरलोड अलर्ट करके कुछ होता है, 70% होना चाहिए, यहाँ पे 85 to 95% था, मतलब सिस्टम तब तक चिल कर रहा है जब तक बात हाथ से निकल जाएगी। ग्लिच होता कैसे है? एक दिन में नहीं होता। आज अलर्ट लेट सेट किया, कल सर्वर लोड इग्नोर किया, परसों एक्सेस कंट्रोल लूज छोड़ा, और एक दिन बूम टेक्निकल ग्लिच। उनके लिए कोई बग है जो ठीक हो जाएगा, लेकिन एक ट्रेडर के लिए एक ऐसा लॉस है जिसको वापस कमाने के लिए उसको बहुत मेहनत शुरू से करनी पड़ेगी। अब क्या ये सोचें कि ब्रोकर जो कहता है कि उसके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ इसलिए ग्लिच आया, तो क्या वो झूठ बोलता है? झूठ नहीं बोलता, ग्लिच तो रियल होता है, पर जो कहानी आपको बताई जाती है वो अधूरी होती है। अब इस केस में, आनंद राठी के केस में, सेबी ने क्या किया? आनंद राठी के ऊपर 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। कम लग रही होगी, ज़्यादा होनी चाहिए थे, क्योंकि जब ग्लिच होता है तो इतनी वैल्यू तो एक बड़े ट्रेडर के, एक नॉर्मल बड़े ट्रेडर के उस ग्लिच में ही खो जाती है लॉस के रूप में, जो शायद ज़्यादातर केसेस में वापस नहीं आती। इसलिए डांट ऐसी लगानी चाहिए थी कि अगली बार शरारत करने से पहले थोड़ा डर रहे। अगली कहानी पे चलते हैं। 16 मार्च 2026 सेबी चेयरपर्सन एक इवेंट में बोलते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट में जाके कहते हैं कि 65% इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। पर असली लाइन उसके बाद आती है, ये सही नहीं है, क्योंकि इससे ट्रेडर का डिसिप्लिन टूटता है और लॉन्ग टर्म में मार्केट से ट्रस्ट भी खत्म होता है। मतलब रिटेल का प्रॉब्लम लॉस नहीं है, प्रॉब्लम है आपके डिसीजन का सोर्स। अब पूरा स्टेटमेंट समझिए, सिर्फ बोलना क्या चाह रहा है। इन्वेस्टर बढ़ रहे हैं, पर रजिस्टर्ड एडवाइजर उतने नहीं बढ़ रहे जितने होने चाहिए थे। तो गैप फिल कौन कर रहा है? इन्फ्लुएंसर्स। लेकिन अब तो कोई ऐसे महान इन्फ्लुएंसर भी आ गए हैं जो कि सिविक लाइसेंस लेके बैठे हैं। पहले बिना लाइसेंस के बेवकूफ बनाते थे, अब लाइसेंस के साथ। अब इशू सिर्फ रेगुलेटरी भी तो नहीं है, कल्चरल भी तो है। प्रॉब्लम सिर्फ उनका नहीं है जो एडवाइस दे रहे हैं, जो ले रहे हैं वो भी तो फ्री में लेना चाहते हैं। इंडिया में तो यही कल्चर चलता है, फ्री फ्री, क्योंकि टिप्स भी फ्री में चाहिए, स्टॉक मार्केट एजुकेशन भी फ्री में चाहिए, प्रॉफिट भी फ्री में चाहिए, बस पैसा आता रहे जाए ना। सोचने वाली बात है, क्या सेबी को इन्फ्लुएंसर से प्रॉब्लम है? डायरेक्टली प्रॉब्लम तो नहीं है,
पर जो लोग रिटेल को इन्फ्लुएंस करते हैं ये कह के कि मार्केट ईजी है, उनका हो गया सबका हो जाएगा, पहले वो लॉस में थे फिर बहुत गरीबी देखी, आज उनके पास देखो क्या क्या है, पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से कमाया, लेकिन एक्चुअल में कहानी कुछ और होती है। लेकिन अगर उनको कहा जाए कि आज की तारीख में ऑप्शन बाइंग 30 दिन तक लगातार कर लो तो पता लग जाएगा कि एक्चुअल सच्चाई क्या है। ये सब ना करना पड़े तभी तो 90% इंडिया मार्केट के ऐसे इन्फ्लुएंसर भाग के फॉरेक्स या क्रिप्टो की बातें करने लग गए हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सेबी ऑर्डर निकाल देता है, वहाँ पे खुद निकल ली है। अब एक तरफ सेबी को इतनी फिक्र है रिटेल ट्रेडर्स की और साथ में इतनी रेगुलेशंस भी लेके आते हैं जो कि उनको वहीं धकेलती हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट चल रहा है, एवरीबडी इज कंफ्यूज्ड, सेबी, रिटेल ट्रेडर्स, एडवाइजर्स। एक बंदा जो क्लियर है वो वही इन्फ्लुएंसर जो कि सबको बरगला रहा है ये कहते हुए कि आओ मेरे जैसे बन जाओ, क्योंकि बन सकते हो, क्योंकि वो बना भी तो रहा है। खैर, अब रिस्क की बात हो रही है तो एक और हिडन रिस्क है जिसके बारे में ट्रेडर्स कम बात करते हैं, ब्रोकरेज कॉस्ट। ऑन एवरेज काफ़ी एक्टिव ट्रेडर्स होते हैं जो 7 से 8 हज़ार रुपया हर महीने सिर्फ ब्रोकरेज में दे देते हैं। ईयरली देखा जाए तो ये वैल्यू 40 से 50 हज़ार रुपये हो जाती है, शायद उससे ज़्यादा, जो डायरेक्टली आपके नेट रिटर्न्स को इम्पैक्ट करती है। इसलिए अब कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे आ गए हैं जो कि अलग अलग मॉडल्स लेके आ रहे हैं, जैसे कि इस वीडियो के स्पॉन्सर पार्टनर लेमन। ये एक स्टॉक ब्रोकर है, इनका इन्फिनिटी प्लान जहाँ पे इक्विटी और एफएनओ दोनों एक ही सब्सक्रिप्शन में कवर्ड है। इनका रेगुलर प्लान 1499 रुपये का है, बट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको मंथली प्लान सिर्फ 199 रुपये में मिल जाएगा। साथ में फीचर्स भी काफ़ी प्रैक्टिकल है, जैसे कि अल्ट्रा फास्ट स्कैल्पर मोड फॉर फास्ट एग्जीक्यूशन, ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स विद 100+ इंडिकेटर्स और डेडिकेटेड व्हाट्सएप सपोर्ट अगर आपका अकाउंट में या ट्रेडिंग रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए। ऑनेस्टली एक चीज़ है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेमन ऐप में एक एक्सक्लूसिव इंडिकेटर भी आपको अवेलेबल मिलेगा जो आपको इंस्टेंटली 1 क्लिक में बाय और सेल सिग्नल दिखाता है। अगर आप इसका एक्सेस लेना चाहते हैं तो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डिटेल्स मिल जाएंगी। वापस आते हैं अगली कहानी पे, उससे पहले आपसे पूछता हूं मैं एक सिंपल सवाल। आपने कभी कोई स्टॉक सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि उसमें अचानक वॉल्यूम आ गया हो, प्राइस ऊपर जाने लगा और लगा कि ये चलने वाला है, क्या पता वो चल नहीं रहा था, चलाया जा रहा था? चलो एक रियल केस देखते हैं, जो भी बातें होंगी वो रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है। रेट्रो ग्रीन रेवोल्यूशन ये एक लिस्टेड कंपनी है, सेबी ने 2,94,00,000 रुपए का डिस्गॉर्जमेंट ऑर्डर पास किया है इनके खिलाफ। अभी डिस्गॉर्जमेंट क्या होता है? पेनल्टी नहीं होती, जो पैसा गलत तरीके से कमाया है वो वापस सेबी ले लेता है। बस तुमने 5 लाख रुपए की चोरी की, वापस दे दो, और जो कर रहे थे करते रहो। अब ये सही तरीका है या नहीं वो किसी और दिन समझेंगे, लेकिन इस रेट्रो ग्रीन रेवोल्यूशन जो लिस्टेड कंपनी है इसने क्या किया? पहला प्रॉब्लम, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ध्यान से सुनना, वो सीखने को मिलेगा। मतलब मार्केट से पहले ही कुछ ऐसे सेलेक्टेड लोगों को शेयर दे दिए सस्ते प्राइस पे और गेम यहीं से शुरू हुआ। दूसरा, फिर उन लोगों ने धीरे धीरे मार्केट पे शेयर्स बेचने शुरू कर दिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि खरीद कौन रहा था? रिटेल। अरे अपन लोग, सेबी ने फंड फ्लो ट्रेस किया, देखा कि ये पैसा आ कहाँ रहा है, जा कहाँ रहा है। जो पैसा इन्वेस्टमेंट के नाम पे आ रहा था वो फ्रेश पैसा नहीं था, वो सर्कुलर रूट से घूम रहा था, कनेक्टेड लोगों तक वापस पहुंच रहा था। मतलब समझो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा था। तीसरा, सप्लाई उनके पास ऑलरेडी थी। यहाँ रिस्क सबसे कम होता है क्योंकि यहाँ पे रिटेल तो होता ही नहीं, डिमांड आर्टिफिशियली क्रिएट की गई। कैसे? थोड़ा थोड़ा बाइंग एक्टिविटी पुश करके थोड़ा प्राइस ऊपर ले जाया गया, स्क्रीन पे इंटरेस्ट दिखने लगा, मार्केट एक्टिविटी होने लगी। अब सेबी ने इसको कैसे पकड़ा? प्राइस मूवमेंट पे नहीं, स्ट्रक्चर पे। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का मिसयूज, मतलब कंपनी कुछ सिलेक्टेड लोगों को शेयर्स दे रही थी मार्केट के बाहर, यूजुअली लोअर प्राइस पे। ये खुद में इलीगल नहीं है, लेकिन मिसयूज तब होता है जब शेयर्स जेन्युइन इन्वेस्टर्स को नहीं, कनेक्टेड आसपास के जान पहचान के लोगों को दिए जाते हैं। अब नॉर्मली क्या होना चाहिए? जब पैसा आने जाना होता है तो अलग इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, लेकिन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स भी तो बढ़ेंगे। सिंपल भाषा में दोस्तों, ये ऐसी तरह से पैसा घुमाया जाता है जो कि नॉर्मली सामने से दिखता नहीं है। लेकिन इन तरह की कंपनी में जनरली कुछ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स नहीं होते, कंपनी कुछ खास काम नहीं करती है, कंसिस्टेंसी नहीं होती है इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। लेकिन ज़्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं वो सिर्फ दाम देखते हैं, काम नहीं। मतलब पैसा इस केस में सिस्टम के अंदर ही घूम रहा था, कुछ लोग ही घुमा रहे थे, स्टॉक को मूव कर रहे थे। एंड सेबी ने 2,94,00,000 रुपए वापस ले लिए। एक चीज समझ लो आप, मार्केट में हर मूव नेचुरल नहीं होता है, कुछ मूव्स डिजाइन किए जाते हैं और उनका लास्ट स्टेप होता है रिटेल पार्टिसिपेशन। आप लोग, आप आओ, वो जाएं, और आप आओ तो फिर वहीं बैठ जाओ उनकी कंपनी के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के। वाह, इसलिए फंडामेंटल चेक करना बेहद जरूरी है।
अगली कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर या सेबी के रिसर्च एनालिस्ट इससे अच्छे से कनेक्ट करेंगे। तो सादा नहीं, साफ वाले तो नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे वाले। अगर कोई यूट्यूब पे बोलता है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा तो वो एजुकेशन है या एडवाइजरी, और अगर वही बंदा उसी स्टॉक में खुद ट्रेड कर रहा है तो वो क्या कहा जाएगा? इसका मतलब समझते हैं। वो लोगों को स्टॉक दे रहा है ट्रेड करने के लिए और खुद भी पोजीशन बना के बैठा है, समझे? अब ये सिर्फ गलत नहीं है, स्कैम है। इसको फ्रंट रनिंग बोलते हैं, क्योंकि वो स्टॉक आपको बाद में बताएगा, पहले खुद बैठ जाएगा। सेबी के रिसर्च एनालिस्ट ने एग्जैक्टली ऐसा ही किया। नाम क्या था? सीमा जैन स्टॉक प्रो नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं। अब क्या करती है मोहतरमा? चैनल पे वीडियोस डालती हैं, टेलीग्राम पे कॉल्स देती है। पब्लिक को लग रहा था कि लर्निंग चल रहा है, लेकिन सेबी ने कहा कि बॉस ये लर्निंग नहीं है, ये रिसर्च एडवाइजरी है, ये तो पहले से ही पता है, कितनी बार बता चुके हैं। अब प्रॉब्लम्स तो सिर्फ यहाँ पे शुरू होती है। ध्यान से, रिकमेंडेशंस दिए जा रहे थे, कोई रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं किया जा रहा था। रिस्क डिस्क्लोजर मतलब कि जब भी कोई एफ&ओ या हाई रिस्क ट्रेड करता है तो आगे का काम होता है क्लाइंट को बताना कि भैया रिस्क वाला काम है। लेकिन इस केस में तो 268 बार उसी स्टॉक में ट्रेड किया गया जिसका रिसर्च दिया गया। इसका भी मतलब समझो, ये स्टॉक ले लो बोल दिया और फिर खुद ही उसमें ट्रेड भी कर लिया। अब इसे मुद्दा क्या है? अगर वो स्टॉक पे पोजीशन बना के खुद बैठ जाती हैं और दूसरों को रेकमेंड कर रही हैं तो स्टॉक में छोटा मोटा मूवमेंट भी अगर आएगा तो उससे वो प्रॉफिट बनाएंगी, क्योंकि उनके कहे जाने पे लोग तो पैसा लगा ही रहे हैं। मतलब अपने ही क्लाइंट्स का इस्तेमाल किया गया, उनके प्रॉफिट हो ना हो अपना उल्लू सीधा कर लिया गया। डायरेक्ट वायलेशन। इसलिए सेबी ने भी रूल बना रखा है। रूल क्या कहता है कि एक आरए 30 दिन पहले और 5 दिन बाद सेम स्टॉक पे पैसा नहीं लगा सकता जिसकी रिकमेंडेशन दी गई है। और खुद ट्रेड करना है तो कोई अलग स्टॉक्स पे करो। यहाँ तो 270 इंस्टेंस बने हैं सीमा जैन के केस में। अब यहाँ पे कई यूट्यूबर्स को लगेगा कि यूट्यूब पे स्टॉक मार्केट के बारे में बोलना ही क्राइम है क्या? नहीं। लेकिन अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस दे रहे हो तो आपके पास आरए का लाइसेंस होना चाहिए। तो मैं कम से कम 10-15 हज़ार बार बता चुका हूँ। टेलीग्राम पे कॉल्स फ्री दिए गए तो सेफ है? नहीं। सेबी ने बोला कि भैया फ्री हो या पेड, रिकमेंडेशन तो रिकमेंडेशन है, नहीं दे सकते, क्योंकि पीछे क्या चल रहा है किसी को क्या पता। और अगर यूट्यूबर अगर ऐसा ही बोल दे कि भैया हम तो सिर्फ एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, क्या चलेगा? ये भी नहीं चलेगा। अगर आप बोल रहे हो एजुकेशन और साथ में स्टॉक की बात कर रहे हो तो इन्फ्लुएंस कर रहे हो। अस्मिता पटेल, अब्दुल हाटी के केस में एग्जैक्टली यही हुआ था। 400-500 करोड़ की पेनल्टी लगी है। अब इस केस में सीमा जैन के केस में क्या हुआ? 5 लाख रुपए की पेनल्टी और 1 महीने तक कहा गया कि आप नए क्लाइंट्स नहीं लेके आ सकते। लेकिन इन मोहतरमा की हिम्मत तो देखिए, इनके यूट्यूब पे अगले ही दिन पोस्ट आ जाती है कि अगले महीने का कोर्स आ गया है जहाँ पे आपको लाइव सेशंस मिलेंगे मार्केट टाइमिंग में। मतलब एक तरफ से भी ऑर्डर निकाल रहा है, दूसरी तरफ ही अपनी पोस्ट निकाल रही है। इनको या तो फर्क नहीं पड़ता सेबी क्या कहता है या समझ नहीं आता। खैर, आखिरी खबर पे आते हैं। उधर ईरान यूएस इजराइल की वॉर चल रही है, ग्लोबल सप्लाई चेन इम्पैक्ट हो रहे हैं और इंडिया में एलपीजी डिलीवरी डिलेज और शॉर्टेज की बातें आ रही हैं। अब एक नॉर्मल यूजर के दिमाग में क्या चल रहा? सिलेंडर लेट आ रहे हैं, चलो खुद बुक कर लेते हैं वरना और डिले हो जाएगा। हमारे यहाँ स्कैम्स की कोई भी कैटेगरी बची नहीं है, क्योंकि अब इस दिशा में भी स्कैमर एंट्री ले रहे हैं। अब सिलेंडर यूज़र गूगल पे सर्च करता है, जनरली क्या लिखेगा? एचपी गैस अर्जेंट बुकिंग, इंडियन कस्टमर केयर, भारत गैस फास्ट बुकिंग। अब टॉप पे जो नंबर्स या लिंक्स आते हैं उनमें से काफ़ी फेक लिस्टिंग्स होती हैं, या तो एसईओ को मैनिपुलेट करके या ऐड चला के या थर्ड पार्टी डायरेक्टरी में अपना नंबर डाल के। अब यहाँ से स्कैम शुरू हो रहे हैं और ये कोई हाइपोथेटिकल स्टोरी नहीं है। डोंबिवली मुंबई में एक रियल केस हुआ है। एक वर्किंग वुमेन समिधा राणे जी, उन्हें मैसेज आता है कि उनका महानगर गैस सिस्टम में रिफ्लेक्ट हो रहा है और कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा और सिलेंडर चाहिए तो अलग से फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। तो वो कॉल करती हैं, उधर से बंदा बोलता है पेमेंट अपडेट करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन कर लो। उन्हें एक लिंक भेजा जाता है, वो लिंक ओपन करती हैं, कार्ड डिटेल्स डालती हैं, कॉल पे ही प्रोसेसिंग चल रहा होता है और एकदम से क्या हुआ? 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड से, 99,500 रुपए डेबिट कार्ड से, टोटल 2.99 लाख रुपीस निकाल लिए गए कुछ ही मिनटों के अंदर। सब कुछ कॉल पे ही हो रहा था और उन्हें तब पता चला जब बैंक से उनको एसएमएस आता है। बोलो करे तो करे क्या? बोल तो सकते ही नहीं है क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। इस केस में कॉल था वैसे। तो फाइनली नेट क्या निकला? कभी सिस्टम फेलियर होता है, कभी स्ट्रक्चर मैनिपुलेट होता है, कभी कोई और प्रॉफिट बना रहा होता है और आप एग्जिट बन जाते हो। देखो यार, जैसे बस पे लिखा होता है सरकारी बस पे कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है, इससे जिम्मेवार तो बन जाओ खुद के लिए। और कभी डिसीजन गलत होता है। मार्केट में रिस्क सिर्फ प्राइस पे नहीं होता, सिस्टम पे भी होता है, आपके डिसीजन पे भी होता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब ट्रेड लो सिर्फ चार्ट में मत देखो, पहले ये समझो गेम तो नहीं चल रहा, क्योंकि चला
तो गेम के विक्टिम तो आप ही बनोगे। क्या है स्टॉक मार्केट के तमाशा एपिसोड में इस बार इतना ही। 5 कहानियां बहुत हैं, डाइजेस्ट कीजिए, समझिए कि क्या क्या चल रहा है दुनिया में, किस तरह से क्या क्या लोग क्या बोल के किस तरह से आपकी पॉकेट में घुस जाते हैं। कभी कभी डिसीजन बड़े सिंपल होते हैं, सही स्ट्रेटजी के साथ सही ब्रोकरेज स्ट्रक्चर को चूज करता, जैसे कि लेमन। खैर, इस स्टॉक ब्रोकर के बारे में अगर ज़्यादा जानना है तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आपको स्ट्रक्चर तो बता ही चुके हैं। अगली बार वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो मच।